छात्र, आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वह टॉपिक है एक कोशिकांग या कह सकते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। इसके पहले हमने एक सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ा क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के बाद अगला सेल ऑर्गेनेल्स है, उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम शॉर्ट में ER कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हिंदी में कहें तो अंतःप्रादव्य जालिका। ठीक है, क्या कहते हैं? अंतःप्रादव्य जालिका। तो इसके बारे में समानता बताया गया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ER, इसका पूरा नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या होता है? दोहरी झिल्ली युक्त, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। मतलब कह सकते हैं कि इसमें दो भित्तियां पाई जाती हैं इस प्रकार, एक ये और दूसरी ये, ऐसे। ठीक है, क्या होता है कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है जो समान रूप से कहां पाया जाता है? कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, यहां पे एक तत्व लग जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, तथा यहां पे प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब टी कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता ये, और ये दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, दो प्रकार की कोशिका, ये प्रोकैरियोटिक कहलाती है, प्रोकैरियोटिक, और ये यूकैरियोटिक है। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात की जा रही है। तो जो ER जो है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, जो क्या कह सकते हैं समान तौर पे प्रोकैरियोटिक कोशिका, और कह सकते हैं कि परिपक्व इरिथ्रोसाइट, जो कोशिका होती है। ठीक है, कौन कौन सी कोशिका? प्रोकैरियोटिक कोशिका और परिपक्व इरिथ्रोसाइट कोशिका को छोड़कर अन्य सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, एक लाइन याद रखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है और परिपक्व इरिथ्रोसाइट कोशिका है, इन कोशिकाओं को छोड़ दे। ठीक है, और साथ ही में कौन सी कोशिका छोड़ दे? प्रोकैरियोटिक कोशिका को छोड़ दे, मतलब ये वाली कोशिका को हटा दे। ठीक, और साथ में कौन सी? इरिथ्रोसाइट कोशिकाएं, ये कह सकते हैं कि लाल रक्त कण में पाया जाता है, लाल रक्त कणिका जो होती है उसमें पाया जाता है, तो उनको छोड़ दे। तो बचता कौन सा है? यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल में ये कहां पाया जाता है? सामान्य तौर पे ये केंद्रक है, और ये कोशिका द्रव्य है, और ये केंद्रक झिल्ली है। ये क्या है? केंद्रक झिल्ली है। ठीक है, और ये केंद्रक झिल्ली, और ये कोशिका द्रव्य। ठीक है, केंद्रक झिल्ली और कोशिका द्रव्य, और ये कह सकते हैं कि ये कोशिका झिल्ली है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और बीच में भरा हुआ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो सामान्य तौर पे यदि हम बात करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या होता है कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के मध्य इस प्रकार पाई जाती है संरचना। इस प्रकार पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के मध्य कुछ इस प्रकार। देखें, थोड़ा सा बड़े में बना लेते हैं ताकि समझ में आए आपको। ये केंद्रक है और ये कोशिका द्रव्य है। ठीक है, इसको हम केंद्रक कह सकते हैं, केंद्रक, और ये कोशिका झिल्ली। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य क्या भरा है? कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य जो अंग पाए जाते हैं उसे हम कोशिकांग कहते हैं। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ER है, ये केंद्रक झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली के मध्य फैली होती है कुछ इस प्रकार, और दोहरी भित्ति युक्त होती है, मतलब इसमें दो दीवारें होती हैं, ये दोहरी दीवारें होती है।
कुछ इस प्रकार भी होती हैं, ये दोहरी भित्ति युक्त फैली होती हैं और साथ में क्या करती हैं, कोशिका का कंकाल बनाती है, अर्थात कोशिका की जो कोशिका भित्ति है उसको चिपकने से रोकती है। ठीक है, तो कोशिका के कंकाल बनाने का कार्य कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ये किनमें नहीं पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका को और एरिथ्रोसाइट कोशिका को छोड़कर सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके साथ ही ये समान रूप से कह सकते हैं आरबीसीएस, हमने कहा एरिथ्रोसाइट का नाम है, तो आरबीसीएस कोशिका में नहीं पाया जाता। साथ ही में एग तथा भ्रूणीय कोशिकाओं में भी इसका अभाव होता है। ठीक है, इसमें भी भ्रूणीय कोशिका, यहाँ पे एक शब्द आ सकता है भ्रूणीय कोशिका। भ्रूणीय मतलब जब भ्रूण का विकास होता है, भ्रूणीय कोशिका, एग सेल और आरबीसीएस, सिंपली तौर पर कह सकते हैं आरबीसीएस, इनमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली तथा कोशिका झिल्ली के मध्य सर्पिलाकार संरचना के रूप में दोहरी भित्ति कोशिकांग पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ईआर कहते हैं। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये कोशिका द्रव्य बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। इस प्रकार ये बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं, जरूरी नहीं है कि केंद्रक को इसके मध्य पाया जाए, बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। इनके चारों ओर क्या है, राइबोसोम पाया जाता है। इस प्रकार राइबोसोम पाया जाता है, इनके चारों ओर राइबोसोम पाए जाते हैं। इस प्रकार ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चारों ओर क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। अब बात करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सर्वप्रथम किसने देखा, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसने कहा। ठीक है, तो इनकी बात कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पोर्टर, क्लाउड एवं फुलमैन नामक जो वैज्ञानिक थे, किसने, पोर्टर ने, क्लाउड ने, फुलमैन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले सूक्ष्म धागों के रूप में देखा था। सूक्ष्म धागे के रूप में, सूक्ष्म धागे के रूप में एक कोशिका द्रव्य देखा था, कोशिका द्रव्य में देखा था। ठीक है, कहां देखा था, कोशिका द्रव्य में देखा था। मतलब ये कोशिका द्रव्य सूक्ष्म धागे के रूप में था, किसने देखा था, पोर्टर, क्लाउड और फुलमैन नामक वैज्ञानिक। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए, पोर्टर तो यहाँ भी थे। अगर हम पोर्टर की बात करते हैं तो पोर्टर एवं कालमैन, यहाँ पे फुलमैन थे, यहाँ पे कालमैन आ गए, पोर्टर एवं कालमैन। इन्होंने क्या किया कि सन 1952 की बात करें, 1952 में इसे ईआर नाम दिया। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया। किसने दिया था नाम, पोर्टर एवं कालमैन ने। देखा किसने था, पोर्टर, क्लाउड एवं फुलमैन ने सूक्ष्म धागे के रूप में देखा था कोशिका द्रव्य, लेकिन इसको ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, पोर्टर एवं कालमैन थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर प्रोटीन जो सामान्य रूप से कहें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, तो आप ले सकते हैं कि इनका निर्माण प्रोटीन का निर्माण करने वाली कोशिकाओं में, या कह सकते हैं सिंपली तौर पे दूसरे शब्दों में क्या है कि प्रोटीन का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, जो ज्यादातर प्रोटीन का निर्माण करती हैं, उन कोशिकाओं में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मतलब एक पॉइंट आपका ये हो गया कि प्रोटीन का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये दोहरी भित्ति कोशिकाएं हैं,
प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा परिपक्व एथेरोसाइट कोशिकाओं को छोड़कर भ्रूणीय कोशिका, एग सेल और राइबोस लालक कणिकाओं को छोड़कर सभी में अन्य सभी में पाया जाता है। सर्वप्रथम इसे देखने वाले वैज्ञानिक पोर्टर, क्लाउड एवं फुलमैन थे, जो सूक्ष्म धातु के रूप में इसे देखा था जिन्होंने। इसके बाद पोर्टर एवं कार्लमैन ने 1952 में इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया। इसके साथ ही प्रोटीन का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, कह सकते हैं कि जो दोहरी भित्ति होती है, ईआर की जो दोहरी भित्ति होती है, दोहरी भित्ति, वो वसा एवं प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? वसा एवं प्रोटीन की बनी होती है। मतलब ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो वसा एवं प्रोटीन की बनी होती है। सामान्य तौर पे अगर हम बात करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो प्रकार के होते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, किसकी बात करें? टाइप्स की बात करें, तो चित्र को थोड़ा सा मिटा देते हैं। यहां पे देखें, टाइप्स की, टाइप्स ऑफ ईआर। तो टाइप्स में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्मूथ ईआर, जिसे हम शॉर्ट में SER लिखते हैं, और दूसरा होता है रफ ER, जिसे हम लिखते हैं RER। अब स्मूथ और रफ ये कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, ठीक है, और जिनके चारों ओर ये राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है, और राइबोसोम पाए जाने के कारण इनकी त्वचा कैसी हो जाती है? खुरदरी हो जाती है, और खुरदरी को कहते हैं रफ। तो जिनके चारों ओर राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके चारों ओर राइबोसोम पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जिनके चारों ओर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, मतलब जब राइबोसोम नहीं पाया है तो वो क्या होंगे? चिकनी सतह वाले होंगे, और चिकनी का मतलब होता है स्मूथ, ठीक है। तो SER और RER मतलब चिकनी सतह वाले जिनमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, और खुरदरी सतह वाले जिनमें राइबोसोम पाए जाते हैं। अगर हम बात करें जो खुरदरी सतह वाले होते हैं, खुरदरी सतह वाले जो होते हैं, ये मुख्य रूप से इनकी संरचना जो होती है वेसिकल सेल, किसके सेल? वेसिकल सेल की और ट्यूब्यूल सेल की मिलकर बनी होती है। ट्यूब्यूल सेल्स। अब वेसिकल जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं? इस प्रकार के होते हैं, आशय के रूप में। और ट्यूब्यूल सेल क्या होते हैं? इस प्रकार की नलिकाकार होती है, शाखित होती है, ऐसे इस प्रकार नलिका होती है, इनमें भुजाएं होती हैं इस प्रकार की। तो सामान्य तौर पे अगर देखा जाए तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो वेसिकल, आशय कोशिकाओं और ट्यूब्यूल सेल अर्थात नलिकाकार कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जबकि जो SER होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये सिस्टर्नी कोशिकाओं के बने होते हैं। सिस्टर्नी कोशिकाएं कैसी कहलाती है? इस प्रकार की लंबवत होती हैं, ऐसे इस प्रकार की कोशिकाओं को सिस्टर्नी कहते हैं, लंबी होती है, इस प्रकार लंबी। इनके चारों ओर क्या है? राइबोसोम पाया जाता है तो इसका रफ होगा, और नहीं पाया जाता तो क्या होगा? स्मूथ होगा, ठीक। तो सिस्टर्नी कोशिकाएं ये कहलाती है, ठीक। अगला बता सकते हैं यहाँ पे इसमें कि इसके बारे में अगर आप बता सकते हैं तो सामान्य तौर पर बता सकते हैं कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये क्या करता है? सामान्य तौर पे कह सकते हैं लिपिड एवं स्टीरॉयड का संचय करते हैं, या कह सकते हैं का संश्लेषण करते हैं, किसका करते हैं? लिपिड और स्टीरॉयड का संश्लेषण करते हैं। जबकि अगर हम इसकी बात करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके चारों राइबोसोम पाया जा रहा है, और राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। तो इसके चारों राइबोसोम पाया जा रहा है, इसलिए इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसके चारों राइबोसोम नहीं पाया, इसलिए लिपिड और स्टीरॉयड का संश्लेषण करते हैं। इसके बाद अगर बात करें हम कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सामान्य तौर पे कह सकते हैं कि यकृत और वृषण, यकृत एवं वृषण कोशिकाओं में पाया जाता है। यहाँ पे यही पूछा गया, यहाँ बता सकते हैं कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो यकृत और वृषण कोशिका में पाया जाता है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें पाया जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, पैंक्रियाटिक, या कह सकते हैं पैंक्रियाटिक कोशिकाओं। अब पैंक्रियाटिक कोशिकाओं की बात करें तो जो अग्नाशय होता है हमारा, जिसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, तो अग्नाशय की जो कोशिकाएं होती हैं उस कोशिकाओं में क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। ठीक है, तो सामान्य तौर पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक स्मूथ एसिया जिसके चारों राइबोसोम नहीं पाया जाता इसलिए वो चिकनी होती है, और एक कोशिका से मिलकर बनी होती है, सिस्टर्नी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, लिपिड एवं स्टीरॉयड का संश्लेषण करती है, साथ ही में यकृत एवं वृषण कोशिकाओं में पाई जाती है। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो इसे हम RER कहते हैं, अर्थात ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके चारों ओर राइबोसोम पाया जाता है जिससे इनकी त्वचा खुरदरी हो जाती है, इसलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये सामान्यतः वेसिकल और ट्यूब्यूल्स सेल से मिलकर बनी होती हैं और प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य करती हैं, साथ ही में पैंक्रियाटिक कोशिकाओं में ये पाई जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी संरचना की, तो संरचना के लिए बताया हमने कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर, ठीक है, तो 3 प्रकार की कोशिकाएं, 3 प्रकार के सेल्स से मिलकर बने होते हैं। हमने बताया कि सिस्टर्नी होती है, दूसरा आशय, हमने बताया कि वेसिकल कहलाती है आशय। जो सिस्टर्नी कोशिकाएं होती हैं वो इस प्रकार लंबी लंबी होती हैं, ऐसे होती हैं, ठीक है, और इनके चारों इस प्रकार के राइबोसोम भी पाए जाते हैं, तो ये सिस्टर्नी कोशिकाएं हो गई। और उसी प्रकार अगर हम बात करें तो ये आशय कोशिका क्या होती है, गोलाकार या अंडाकार होती है, इस प्रकार आशय, और इसके चारों ओर क्या होते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। और तीसरे जो कोशिका का प्रकार है उसे कहते हैं हम नलिकाकार या ट्यूब्यूल सेल, जैसे को ट्यूब्यूल सेल्स कहते हैं, ट्यूबुलर बोल सकते हैं। ट्यूबुलर में क्या होता है कि जो नलिकाकार संरचनाएं होती हैं वो शाखित होती हैं, इस प्रकार शाखाओं में बटी होती हैं ऐसे, और नलिका के समान होती हैं, सितारे के समान हो सकती हैं ऐसे, तो ये नलिकाकार कोशिकाएं कहलाती हैं। तो सामान्य तौर पे अगर देखा जाए, अगर हम इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना का अध्ययन करते हैं तो संरचनात्मक रूप से देखेंगे कि ये 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, या तो सिस्टर्नी प्रकार की कोशिकाओं के बने होंगे, या आशय प्रकार की कोशिकाओं के बने होंगे, या ट्यूबुलर सेल्स के बने होंगे। जैसे हमने बताया था कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये सिस्टर्नी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, मतलब इस प्रकार की कोशिकाएं। इसके विपरीत जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किससे मिलकर बना होता है, वेसिकल और ट्यूबुलर, मतलब इस प्रकार की कोशिका इस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो संरचनात्मक रूप से इनमें देखा जाए तो 3 प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण करती हैं, जिन्हें हम हिंदी में अंतःप्रादव्य जालिका भी कहते हैं, ठीक है। तो ये है अंतःप्रादव्य जालिका, जो एक कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली कोशिकांग है, ठीक। वीडियो के द्वारा जो जानकारी दी गई वो जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ आपको समय पूर्व प्राप्त होती रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आप लगातार चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।